Assalamu alaikum class, this is Paradise College and warm welcome in class of biology of first year. Student, today we will discuss the chapter number 4 that is related with the cell. सेल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 में जो डिस्कस किया गया है। हमने इस चैप्टर को क्यों चूज़ किया है? सबसे पहले बिकॉज इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं बायोलॉजी की वो पाई जाती हैं और बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा देन हम लोग आगे जो चीज़ें हैं अंडरस्टैंड ईजिली कर सकते हैं। सो वी चूज़ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले है चैप्टर का नाम दैट इज़ द सेल। सेल क्या होता है? सेल के बारे में आप लोग 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सेल के बारे में कहा जाता है इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक क्या मतलब है यहाँ पे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेल। बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कोई आप लोग हाउस ले लो या रूम ले लो, वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो ब्रिक से मिलकर बना हुआ है, कंक्रीट से मिलकर बना हुआ है, सैंड से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इन तीनों चीज़ों में से जो बेसिक या इम्पॉर्टेंट क्या है? ब्रिक्स, जो इसको सपोर्ट दे रही है रूम को। तो इसी तरह हमारी जो बॉडी होती है इट इज़ मेड अप ऑफ अ सेल। और भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का या जो बॉडी को बनाने में मदद दे रहा है दैट इज़ द सेल। सेल जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें दिस इज एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ द बॉडी, तो इसकी बॉडी जो सी है ये वाला किससे मिलके बनी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट आर कॉल्ड द सेल। इसके जितने भी बॉडी के पार्ट हैं उनमें क्या मौजूद होगा? सेल पाए जाते हैं, सेल मौजूद होते हैं, सेल्स। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आ जाएं, इट इज़ वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट। ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वी कांट सी विद आवर नेक्ड आई, इसको नहीं देख सकते। सो वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये सबसे छोटा यूनिट होता है हमारी बॉडी का। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज़ इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर भी बनाता है और बॉडी के अंदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अगर सेल जौन सा है फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारी बॉडी जौन सी है स्ट्रक्चर तो होगी लेकिन वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकती। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने पहले बात की है इट मेड आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बना रहा है सेल। अगर हम लोग इस वाले पार्ट के सेल्स यहाँ से ख़त्म कर दें तो ये वाला पार्ट भी हमारी बॉडी का ख़त्म हो सकता है। तो कहते हैं इट मेड आवर बॉडी, स्ट्रक्चर बना रहा है हमारी बॉडी की। उसके अलावा फंक्शनल यूनिट के सेल जो सा है ईच सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। हर सेल या डिफरेंट टाइप के सेल जो हमारी बॉडी के हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के जो सेल हैं एनर्जी बना रहे होते हैं जिसकी वजह से हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। कुछ गैसेस का एक्सचेंज करवाने में मदद दे रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप इनके फंक्शंस हैं। अगर ये अपना काम करना बंद कर दें तो हमारी बॉडी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। देन सेल जो है सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ अ सेल। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो सेल है इसके बारे में पहले कोई नहीं था जानता। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन किसने करवाई कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होता है? ये हमें किसने बताया? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, 1665 की बात है ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने हमें सबसे पहले सेल के बारे में बताया कि सेल के नाम की भी कोई चीज़ पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो आइडेंटिफिकेशन हमें किसने करवाई थी? रॉबर्ट हुक ने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल, सेल की आइडेंटिफिकेशन हमें रॉबर्ट हुक ने करवाई थी। इन्होंने क्या किया, एक वुड जोन सी डेड वुड जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉर्क। कॉर्क क्या है? इट इज अ डेड पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, डेड पार्ट है प्लांट का, वुड टाइप होता है, हार्ड होता है। इन्होंने कॉर्क लिया, प्लांट का डेड पार्ट लिया, उसको बहुत ज़्यादा ब्रीक पीसेस में चेंज किया, उसके ब्रीक ब्रीक पीसेस कट किए। जैसे आप लोग घरों में आलू के चिप्स बनाते हो, आलू जौन सा है उसको आप लोग क्या करते हो, बारीक बारीक थिन स्लाइसिस में कट कर लेते हो। इसकी बात करें तो ये जो एक बोर्ड मार्कर है, अगर उसके हम लोग छोटे छोटे स्लाइसिस बनाएं, पतले पतले से इसके सेक्शंस काट देते हैं, तो इसी तरह इसने भी क्या किया, कॉर्क के थिन सेक्शंस काट लिए, सेक्शंस काटे, छोटे छोटे, बहुत ही पतले थे ये। फिर इन थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क को इसने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया अंडर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। इसको स्टडी किया किसके नीचे? माइक्रोस्कोप के नीचे, जो कि उसने खुद बनाई हुई थी। ऑब्जर्व इनको किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उस टाइम माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट नहीं था, इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोप या एक प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो उन्होंने खुद से ही वो ग्लासेस वगैरह को उसको अरेंज करके, उनकी अरेंजमेंट के बाद उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी। तो उसके नीचे इन्होंने ऑब्जर्व किया। इसमें आपने इन्होंने देखा जो एक थिन सेक्शन था, सबसे पहले उसको स्लाइड पर रख के देखा कि थिन सेक्शन के अंदर इनको बहुत ज़्यादा सुराख नज़र आ रहे थे, होल्स, पोर्स। ठीक है, तो होल्स नज़र आए, पोर्स नज़र आए, इनको बहुत ज़्यादा होल्स या पोर्स नज़र आए। कहते हैं ये कॉर्क का जो थिन सेक्शन है, इट इज़ मेड अप ऑफ होल्स और पोर्स, जिसको इन्होंने फर्दर कंपार्टमेंट का नाम दिया, किसी ने ब्लॉक का नाम दिया, डिफरेंट इसको नेम दिए गए। ठीक है, तो इन्होंने फिर हमें बताया कि जो ये कॉर्क है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी होल्स, बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं, उनसे ये एक कॉर्क का सेक्शन मिलके बना है। इन्होंने अपनी ये रिसर्च जो इन्होंने आइडेंटिफिकेशंस की थी, ये जो चीज़ इन्होंने बताई थी, इसको पब्लिश किया इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। अपनी ये रिसर्च जो है पब्लिश की इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया क्या था? एक बुक का नाम है जो इन्होंने पब्लिश की थी, किसके रिलेटेड थी? उसमें इन्होंने थिन सेक्शंस के बारे में बताया था और कहा था कि यहाँ पे होल्स मौजूद होते हैं और इससे मिलके आगे कॉर्क का सेक्शन बना हुआ था। फिर इन्होंने कहा, इसी तरह पहले इन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया, प्लांट को ऑब्जर्व किया, देन इन्होंने एनिमल पोर्शन की तरफ मूव किए थोड़े से। इन्होंने हनी कम जो सा होता है, हनी कम क्या होता है? शहद की मक्खी का छत्ता जो सा है, हनी कम, उसको ऑब्जर्व किया। आपने देखा होगा कि शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स बने होते हैं, सुराख इस तरह होता है, एक ब्लॉक दूसरा, इस तरह बहुत ज़्यादा ब्लॉक बने होते हैं, इस तरह। और इन ब्लॉक्स के अंदर हनी स्टोर होता है, इस तरह ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा बने होते हैं। इन्होंने कहा जिस तरह हनी कॉम्ब है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक से मिलके बना होता है, ब्लॉक्स या कंपार्टमेंट जिसको नाम दिया जाता है, ब्लॉक्स या कंपार्टमेंट।
कंपार्टमेंट मीन एक बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूम्स हैं और उन रूम्स को हम लोग एक रूम को एक कंपार्टमेंट का नाम देते हैं। तो इसी तरह ये एक ब्लॉक कह लें या इसको कंपार्टमेंट कह लें। तो कहते हैं हनीकॉम्ब इज मेड अप ऑफ मैनी ब्लॉक्स या कंपार्टमेंट्स। इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया, कार को ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने फिर इन कंपार्टमेंट्स या ब्लॉक्स को नेम दिया, डेट इज द सेल। फिर उन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल। सेल को इन्होंने इस तरह डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के रिलेटेड इन्होंने सेल को डिफाइन किया, सेल इज एन एम्प्टी स्पेस। क्या होती है? एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, सराउंडेड बाय अ थिक मेम्ब्रेन, दैट इज सराउंडिंग। ये स्पेस के फिर इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद होती है? सराउंडेड बाय अ थिक मेम्ब्रेन। ये डेफिनेशन सेल की थी जो किसने पेश की थी? रॉबर्ट हुक ने दी थी। ये सेल क्या है? एम्प्टी स्पेस है जिसके इर्द गिर्द एक बहुत थिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्पेस और इस स्पेस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो मीन्स सेल क्या है? एम्प्टी होता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक। इन्होंने जब ये चीज़ें बताई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल के बारे में बताया, उस टाइम बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे सेल के बारे में नहीं थे जानते, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। तो फिर आफ्टर या अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्ट में फिर सेल के ऊपर वर्क होना स्टार्ट हो गए। डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल को स्टडी करना शुरू कर दिया कि सेल एक्चुअली है क्या। क्या रॉबर्ट हुक ने जैसा बयान किया वैसा ही है? ठीक है। तो बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया कि सेल क्या है, किस तरह का है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया हुआ है। सेकेंड नेम है जो, दैट इज द लॉरेंस ओकन। इन्होंने 1805 की बात बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मेड अप ऑफ और कंसिस्ट ऑफ सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग organisms are made up of या consist of सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। ये कौन से थे? सेकंड साइंटिस्ट थे। देन थर्ड जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिनको एवोल्यूशनरिस्ट के तौर पे जाना जाता है, जिन्होंने एवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, दैट इज़ द जीन बैप्टिस्ट डी लिमार्क। एक साइंटिस्ट थे, 1809 की बात है। इन्होंने हमें बताया अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई थिंग के अंदर सेल मौजूद है देन दैट थिंग इज कॉल्ड लिविंग थिंग। अगर किसी चीज़ के अंदर सेल मौजूद होगा तो उस चीज़ को हम लोग लिविंग थिंग का नाम देते हैं। अगर हम लोग कहें कि ये लिविंग थिंग है और उसके अंदर सेल मौजूद ना हो देन इट इज़ अ रॉन्ग, तो वो लिविंग थिंग नहीं होती। कि लिविंग थिंग कौन सी है? जिसके अंदर सेल मौजूद है। अगर सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग होगी। तो लिविंग थिंग कौन सी होगी? दैट हैव सेल्स, जिनके अंदर सेल पाया जाता है। अगर सेल नहीं है तो देन इट इज नॉन लिविंग। इफ सेल इज एब्सेंट, सेल एब्सेंट होगा देन वो चीज़ क्या होगी? नॉन लिविंग। सेल या सेलुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो वो चीज़ लिविंग थिंग कहलाएगी। उसके बाद है फोर्थ साइंटिस्ट जो उनसे थे, फोर्थ पे जो आ रहे हैं दैट इज द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सेल के रिलेटेड। कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें बताया
कि सेल के अंदर सेंटर में एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सा स्पॉट मौजूद होता है। प्रोमिनेंट सा स्पॉट मौजूद होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया कि सेल के सेंटर में एक प्रोमिनेंट सा स्पॉट मौजूद होता है। कब बताया था? 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया कि सेल के सेंटर में एक प्रोमिनेंट सा स्पॉट मौजूद होता है। फिर इसको नाम दिया गया, इस स्पॉट को, धब्बे को नाम दिया गया न्यूक्लियस। जो रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल एम्प्टी स्पेस है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये खाली नहीं होता, बल्कि इसके सेंटर में कोई ना कोई एक बड़ा सा स्पॉट मौजूद होता है, धब्बा सा होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। देन इस तरह न्यूक्लियस की डिस्कवरी एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा पूछा गया है कि उस साइंटिस्ट का नाम लिखें जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। कि न्यूक्लियस के बारे में बताया था, डैट इज़ द रॉबर्ट ब्राउन। और कब बताया था? 1831 में। ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जर्मनी के दो रहने वाले साइंटिस्ट थे, एक थे थियोडर शवान और दूसरे थे श्लेडिंग। जो शवान थे, शवान साइंटिस्ट था, वो ज़ूलॉजिस्ट था, मतलब वो एनिमल्स के रिलेटेड स्टडी करता था, जबकि श्लेडिंग जो साइंटिस्ट थे वो बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट थे, प्लांट के रिलेटेड स्टडी करते थे। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, मतलब सेल के बारे में पढ़ा और हमें एक थ्योरी पेश की, दैट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी पेश की थी कि इन्होंने दो साइंटिस्ट थे, शवान और श्लेडिंग, इन दोनों ने हमें एक सेल थ्योरी दी थी। ये सेल थ्योरी क्या थी कि सेल जो है मेड अप ऑफ, सेल इज मेड अप ऑफ, ये सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? न्यूक्लियस, उसके अलावा सेल के अंदर फ्लूइड सा भी होता है, जिसको इन्होंने फर्दर बाद में जो स्टडीज़ हुई उसमें इसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस होता है, फ्लूइड जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, और इनके इर्द गिर्द एक थिक सी मेम्ब्रेन होती है, थिक मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, लेकिन वो प्लांट में पाई जाती है। एडिशनल स्ट्रक्चर भी होती है, एडिशनल मेम्ब्रेन भी होती है, जो कहाँ भी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये एक और मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एडिशनल मेम्ब्रेन है सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट्स में मोस्टली हम लोग इसको देखते हैं। दिस इज रिलेटेड विद द सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी के रिलेटेड था। उसके बाद सेल थ्योरी उस टाइम इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा माना गया। ये थ्योरी जो सी बायो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, रोडोल्फ विर्चू, जिनका नाम था, ये भी बहुत ज़्यादा माने जाने साइंटिस्ट थे अपनी एज के। रोडोल्फ विर्चू ने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या न्यू सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। न्यू सेल्स जो बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्किन डैमेज हो गई है, की जगह नए सेल आ गए, नई स्किन आ गई, वो कहाँ से आई है? तो इसने बताया न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नए सेल हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? प्री मतलब पहले से ही एग्जिस्टिंग मौजूद सेल पहले से जो मौजूदा सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन
डिवाइड करते हैं वो सेल और 1 से 2 या इसका फर्दर प्रोसेस होता है तो उससे न्यू सेल्स बन जाते हैं, कि पहले से जो सेल मौजूद होते हैं उनसे न्यू सेल बनते हैं। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था ओमनियोसेलुलर सेलुलर। इसका मतलब क्या है? न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नए सेल पहले से मौजूदा सेल के डिवीजन से बनते हैं। ये किसका था कंसेप्ट? रोडोल्फ विर्च्यू। इसको इन्होंने हाइपोथेसिस का नाम दिया था इस स्टेटमेंट को, हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो फॉल्स भी हो सकती है और मे बी ट्रू भी हो सकती है फर्दर आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसमें चांसेस होते हैं। अब इन्होंने बताया था ये ऐसा हो सकता है। देन कहते हैं उस टाइम जब रोडोल्फ विर्च्यू ने ये हाइपोथेसिस पेश किया, उस टाइम एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा माना जाता था। वो क्या था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो नॉन लिविंग में सडन चेंज आने की वजह से वजूद में आते हैं। लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम या ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई सडन चेंज, अचानक से कोई तब्दीली आती थी और वो किस में चेंज हो जाते थे? लिविंग थिंग्स में चेंज हो जाते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और इस कंसेप्ट को कहा जाता था एबायोजेनेसिस। इस कंसेप्ट को एबायोजेनेसिस का नाम दिया जाता था। एबायोजेनेसिस क्या था? इट वाज अ कंसेप्ट दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, sudden change occur in non-living and they will convert or change into living things, जो कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग था। अब ये जो इन्होंने रोडोल्फ विर्च्यू ने कंसेप्ट दिया था डेट वाज द बायोजेनेसिस, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, नॉन लिविंग से नहीं बनते। अब उस टाइम ये कंसेप्ट भी था और ये कंसेप्ट भी था, इनमें से पता नहीं था कौन सा कंसेप्ट ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है। देन इन दोनों कंसेप्ट में से किसी एक को प्रूव करना था कि कौन सा ठीक है। देन जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे लोइस पास्चर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया कि बायोजेनेसिस का कंसेप्ट ट्रू है, बायोजेनेसिस का कंसेप्ट ट्रू नहीं है। इन्होंने कैसे में बताया? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने क्या किए? बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए बैक्टीरिया के ऊपर। इन्होंने बैक्टीरिया का एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप लिए, उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। एक जो टेस्ट ट्यूब थे उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे उसको क्या कर दिया? डेड कर दिया, और दूसरे को उन्होंने सरवाइव करने रहने दिया, ज़िंदा रहे वो। कुछ दिनों बाद देखा या थोड़ी देर बाद देखा तो जो लिविंग बैक्टीरिया थे वहाँ से फर्दर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बन गए, लेकिन जो डेड वाले बैक्टीरिया थे उनके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बताया, एक्सपेरिमेंट करके हमें प्रूफ दिए कि वाकई ही जो न्यू सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आते हैं। देन जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, फिर लोइस पास्चर और रोडोल्फ विर्च्यू के कंसेप्ट से, इन दोनों की स्टेटमेंट की बेस पे हम लोग इस काबिल हो सके कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई प्रॉपर डेफिनेशन दे सकें। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिर कैसे डिफाइन किया गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिजम्स whose body are made up of cell, कि इनकी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? पहली के इनके अंदर सेल मौजूद होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी थी इनके अंदर दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब अपने ही जैसे
न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के काबिल थे ये। तो जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जिनके अंदर सेल पाए जाते हैं और जिनकी बॉडी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है कि मतलब ये ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, उनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जो ऑगस्ट वेजमैन, ऑगस्ट वेजमैन थे। ऑगस्ट वेजमैन जो थे इन्होंने हमें बताया कि जो डिफरेंट सेल्स होते हैं दे शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज, इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज, सेल हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, कि सेल के अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करें, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उनकी ऐसी होती है जो बाकी सेल के साथ मिलती जुलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, ऑल सेल हैव एबिलिटी टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, हर सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, एटीपी, जो कि एक एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी देता है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल्स में मॉडिफिकेशन भी होती है और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी सेल के साथ रिजेंबल करती हैं। ठीक है, इन सभी को देख के फिर सेल थ्योरी के कुछ साइलेंट फीचर्स बताए गए। सेल थ्योरी पीछे हमने बताया था कि ये सेल जो उनसे हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, जो किसने पेश किए थे, श्लेडिन और शवान ने ही पेश किए थे। पहला क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। और जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल मौजूद होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी मीन्स वन, मल्टी मीन्स मैनी, मोर। तो एक चीज़ का साइलेंट फीचर है। दूसरा क्या है, ये ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं या न्यू सेल जो उनसे हैं वो या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए हैं, दे कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से मौजूदा सेल से ये ओरिजिनेट होते हैं। देन नेक्स्ट इसकी जो थर्ड है वो सेल की डेफिनेशन इसमें डिफाइन कर दी हुई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि कोई भी लाइफ कब पॉसिबल होती है, जब उसके अंदर सेल होता है और सेल की वजह से कोई भी बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है, वो फंक्शन परफॉर्म करने के एबिलिटी रखती है, किसकी वजह से, सेल की वजह से। दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ सेल जो आज हमने डिस्कस की है। जो है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।